उठाया और चाहा कि हम पोलराइज करें, लेकिन सरकार ने फिलहाल निर्णय जो वापस ले लिया है। लेकिन हमारी मांग, जो मैं अपना स्टैंड यहाँ रखती हूँ कि हम मांगते हैं कि हिंदी का होना जरूरी है और हिंदी होना चाहिए। वापस हुआ कहाँ है हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर मैं कह रहा हूँ। नहीं, जो एक निर्णय जिसकी वजह से विवाद यहाँ हो रहा था, उस निर्णय को वापस ले लिया गया, हिंदी को वापस नहीं लाया गया है। निश्चित तौर पर उसमें स्टैंड है कि हिंदी वापस आनी चाहिए और उसका कारण है, देखिए मैं इसलिए कहती हूँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे राजनीति की बात करनी है। या झारखंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप उसका पोर्टल खोलेंगे, आप ऑफिशियल लैंग्वेज ढूंढेंगे तो अंग्रेजी नहीं होगी, हिंदी होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हिंदी वापस आए। चलिए ठीक है, भाषा विवाद पर हम लगातार बात कर रहे थे। पूर्णिमा जी, धनबाद में अगर हम लोग मौजूद हैं, झरिया से हैं आप। झरिया ऐसा क्षेत्र है जहां से जो काला हीरा है वो निकलकर देश और राज्य को बहुत राजस्व देता है। लेकिन क्या उस मायने में धनबाद या झरिया, उस मायने में धनबाद और झरिया को वापस में कुछ मिल पा रहा है? उतनी बेहतर तस्वीर क्यों नजर नहीं आती है? आज भी वही उसी पर, विकास पर ही चर्चा हो रही थी, तो राज सिन्हा साहब से भी यही डिबेट होने लगा। पब्लिक ने भी पूछा। हवाई अड्डा के लिए सालों साल से बात हो रही है, जाम, सड़क, अभी भी ये सारी बेसिक बुनियादी सुविधाओं को लेकर लोग यहाँ पर दिक्कत निश्चित तौर पर, और इसकी जवाबदेही बनती है उन जनप्रतिनिधियों की जो सालों साल यहाँ जो है कुर्सी पकड़कर बैठे हुए हैं। तो उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। और ये मेरी भी समझ के परे था कि आज आप फ्रेट टैक्सेस, जो ट्रेन के हमारे टैक्सेस हैं, हमने मुंबई को पीछे कर दिया इस साल। 34,000 करोड़ रुपए धनबाद ने दिए, जो इस देश का सबसे ज्यादा है। लेकिन एक सीधी ट्रेन अगर आप यहां से दिल्ली के लिए खोजेंगे तो आपको सिर्फ राजधानी छोड़कर जो हावड़ा से चलती है कोई नहीं मिलेगी। तो ये सब दुर्भाग्य रहा है यहाँ का निश्चित तौर पर। और धनबाद की नहीं तो धनबाद हम ट्रेन, हवाई अड्डा की चलिए बात कर रहे हैं, हम तो बेसिक बुनियादी सुविधाओं के लिए यहाँ पर लोग हैं, तो वो तो आप लोग कर सकते हैं ना। निश्चित तौर पर मैं हूं और मेरा हर प्रयास उसी तरफ हो रहा है। जब आप झरिया की बात करते हैं तो मुझे बड़ा एक दुर्भाग्य लगा कि पता नहीं लोगों को पता नहीं था या करना नहीं चाहते थे, या लोगों को सिर्फ उसी धर्म की राजनीति में फंसाए रखना चाहते थे कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट का जो फंड है DMFT, जो सबसे ज्यादा झरिया से आता है, आज तक झरिया के लोगों को या वहां के जनप्रतिनिधियों को उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। तो वहां पर उससे कोई कार्य नहीं होता था। बड़े अनमने ढंग से, बड़ी पता नहीं क्या सोचकर जो है झरिया को नगर निगम में ला दिया गया, और आज एक भी पंचायत नहीं है वहां पर। आप सोचिए, जब पंचायत नहीं होता है, गांव असली विकास वहीं होता है। लोगों तक पहुंचना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के थ्रू आसान होता है, नगर निगम में थोड़ा मुश्किल होता है। आज पूरा का पूरा जो खनन क्षेत्र है वो नगर निगम में शामिल है। थोड़ा सा हास्यास्पद है क्योंकि झारखंड में और भी ऐसे शहर हैं जिनको जो है नगर निगम नहीं बनाया गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल बोलकर या माइनिंग बोलकर, जैसे बोकारो आपका एग्जाम्पल है, जमशेदपुर आपका उसका एग्जाम्पल है, कि जो एरिया इंडस्ट्रियल है जिसको वहां पे उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया, उसको नगर निगम नहीं बनाया गया। लेकिन झरिया को पूरा जो है मुक्त कर दिया गया पंचायत से। तो ये गलत निर्णय हुए हैं जिसका खामियाजा कौन भुगतेगा? कोई नहीं भुगतेगा, जनता भुगतेगी। जब उन्हें लाभ नहीं मिलेगा सरकारी तो वही भुगतेंगे। लेकिन अब आपको लगता है कि सिर्फ यही एक बड़ी वजह है कि धनबाद या झरिया जैसा क्षेत्र कुख्यात एक और वजह से भी? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, क्योंकि उन्हें कुर्सी बड़ी आसानी से जो मिल जाती थी ना। मैं आ रहा हूं उस पर। झरिया और या धनबाद का क्षेत्र कुख्यात एक और चीज के लिए है। यहाँ पर है सिंडिकेट, जो कोयला सिंडिकेट या कहें या कोयला माफिया, और उनको लगता है कि नेताओं का संरक्षण जो है, नेताओं को संरक्षण मिलने के आरोप रहे हैं, कई बार इस तरह की बातें सामने। इन चीजों को लेकर भी क्या ये इलाका सिर्फ बंदर बाट के चक्कर में पीछे रह रहा है? निश्चित तौर पर एक कारण जरूर रहा होगा, और जहां पर अपराध थोड़े ज्यादा होते हैं वहां का विकास थोड़ा सा अवरुद्ध तो जरूर होगा। मैं इस बात से जो है कहीं ना नहीं कर सकती, जो सच है वो सच है। लेकिन केंद्र सरकार की भागीदारी विशेष करके धनबाद में थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि खनन क्षेत्र है, कोयला उनकी प्रॉपर्टी है। राज्य सरकार चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। राज्य सरकार लोगों को राशन कार्ड दे सकती है, सड़क बनवा सकती है, स्ट्रीट लाइट लगवा सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है। लेकिन कोयले में अपना जो हक है वो रख के उसमें काम करवा सकती है। लेकिन जो काम करना है असली, वो तो केंद्र सरकार को करना है। यहाँ पर स्पेशली आप इंस्टीट्यूशंस देख लीजिए, चाहे उनकी भागीदारी थोड़ी ज्यादा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जनप्रतिनिधि जिनको आसानी से कुर्सी मिल जाती है, थोड़ी मुश्किल से मिलेगी तो थोड़ी मेहनत करेंगे बचाने के लिए, आसानी से मिल जा रही है तो कुछ कर नहीं रहे हैं।
और झरिया से आते हैं तो एक बड़ी समस्या मुझे लगता है उस समस्या के लिए उदाहरण के तौर पर पीडी भूषण साहब बेहतर बता सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास ज़्यादा मरीज आते होंगे झरिया से। प्रदूषण खासतौर पर वहाँ कोई आग है या प्रदूषण है, वो धूल कण है जिससे लेकर दिल्ली में मारामारी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल होता है। वो झरिया 12 महीनों झेलता है। आपके पास ऐसे मरीज आते हैं? जरा उदाहरण। ये मरीज तो बहुत कॉमनली आते हैं। झरिया में इस तरह की समस्या है। जितना भी इंडस्ट्रियल लंग डिजीज है वो तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ आते हैं। तो ये इसका समाधान इसका समाधान तो मूल पर देखिए, समाधान निश्चित तौर पर है। मैं फिर कह रही हूँ, फिर केंद्र सरकार के पास जाऊंगी तो आप बोलेंगे कि आप क्या करने के लिए हैं। आपने कितनी बार इस बारे में पहल की? बहुत बार पहल की है। इनफैक्ट बहुत बड़ी समस्या मैं आज ही आ रही हूँ और कल फिर होता क्या है कि जैसे इंडस्ट्रियल लंग डिजीज जो जिसकी होती हैं, झरिया जिस साल में चुनाव जीती थी, ग्रीन पीस के सर्वे में हिंदुस्तान में नंबर 1 था एयर पोल्यूशन के उसमें इंडेक्स में, एयर क्वालिटी इंडेक्स में, और 2020 में भी रहा, 2021-22 आएगा तो आप देखेंगे कि उसमें भी रहेगा। निश्चित तौर पर वो कारण था आउटसोर्सिंग कंपनियां जो आ गई। बड़ी अजीब बात है कि आउटसोर्सिंग कंपनीज को उस समय प्रबंधन, जो बीसीसीएल का प्रबंधन है, वो सोते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बीसीसीएल को कि खनन के जो मानक हैं उन पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिनको आपने काम दिया है, जो बाहर से काम करने चले आए हैं, वो जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब एक जनप्रतिनिधि या एक आम जनता आके मेरे पास शिकायत करेगी तभी क्या प्रबंधन को याद आएगा कि करना चाहिए। तो वो स्थिति उन्होंने जब शुरू की थी उसको कंट्रोल नहीं किया गया, और वो परिस्थितियां जितनी भयावह हो चुकी है, इतनी भयावह हो चुकी है कि कहीं ना कहीं विस्थापन तो एक बहुत, और ये सब तो ऐसी समस्या है मुझे लगता है कि यूपी ऐसा नहीं, आज चलिए केंद्र में एनडीए है ना, यूपीए कांग्रेस की अगुवाई में बिल्कुल बिल्कुल 2004 में ये मसला सुलझ क्यों नहीं पाता है? उसमें समस्याएं देखिए। अब अगर आपने डीसी साहब से यहाँ बात किया होगा उस विषय पे, तो मैं आपको बताती हूँ कि विस्थापन का अगर आप बात करें, अगर एयर पोल्यूशन नहीं विस्थापन का, तो 2004 में जो झरिया रिहैबिलिटेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी उस समय बना था, उसमें लोग जाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि ठीक है, आप उनको भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको यहाँ से उठा के भेज रहे हैं क्योंकि भाई अग्नि प्रभावित है, सब्सिडेंस हो जाएगा। झरिया की यही सबसे बड़ी समस्या है जो है कि कोयला तो हर जगह है झारखंड में, बहुत सारी जगहों पे है, लेकिन वो लोग ये समस्या नहीं फेस करते, वो अग्नि प्रभावित नहीं है। यहाँ पे सब्सिडेंस पिछले 100 सालों से इसका इतिहास रहा है, अलग अलग जगहों पे होता रहा है। तो उसको उस समस्या से निजात पाने के लिए सब्सिडेंस एरिया से, ताकि वहां से खनन भी हो सके, जगह को दोबारा सुरक्षित किया जा सके और लोगों को विस्थापित किया जा सके। उसमें रैयतों, आज डेटा लगभग जो है 72,000 नॉन एलटीएच परिवार हैं जो लीगल टाइटल होल्डर नहीं है, और वो कई सौ साल पहले, क्योंकि खनन क्षेत्र था, बहुत सारे व्यवसाय, बहुत सारी नौकरियों के लिए अपॉर्चुनिटीज मिली, यहाँ पे लोग आके बस गए अलग अलग राज्यों से और रहने लगे यहाँ पर। तो 70-80 सालों से वो भी रह रहे हैं, लेकिन सब्सिडेंस शुरू हो गया तो उनको भी हटाना है, उसकी भी एक सूची बनी, और एलटीएच जो लीगल टाइटल होल्डर्स हैं, जो रैयत हैं, उनकी भी एक सूची बनी। लेकिन प्रशासन हटा नहीं पाया, क्योंकि जो नॉन एलटीएच थे, आप उनको व्यवसाय रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। तो किसी जंगल में जाके वो रहेंगे और उनके पास खाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, स्कूल जाने के लिए अस्पताल नहीं होगा, पुलिस नहीं होगी, तो वो करेंगे क्या, वहां रहेंगे कैसे? बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगी, तो ऐसी जगह पे आप उनको क्यों भेज रहे हैं? कोयला तस्करी बढ़ा दी है जेएमएम कांग्रेस जब से आई है, बीजेपी कह रहे हैं कोयला तस्करी। बीजेपी तो कहेगी क्या? उन्हें कोयला तस्करी ज्यादा, खासतौर पर झरिया कोयला तस्करी के आरोप लगते हैं और ये इसको बढ़ावा, संरक्षण दिया जाता है। नहीं, वो तो कहेंगे ही, उनकी सरकार में भी तो होता था, और आज तो छापेमारी हो रही है, तब तो छापेमारी भी नहीं होती थी। हाल ये था, अगर आप देखें पिछले 15 दिन से लगातार छापेमारी हो रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर एक नया जो है गिरोह पता नहीं कहां से शुरू हो जाता है। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कहां से शुरू हो जाता है? ये जड़ें शुरू हो जाते हैं और फिर छापेमारी होती है। लेकिन एक बात बताइए, उनके समय में नहीं, विपक्ष में है, आरोप तो लगाते ही रहेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन क्या छापेमारी? तो अगर ऐसा है कि पकड़े जाते हैं, छापेमारी होती है, फिर शुरू हो जाता है, तो बिना संरक्षण के तो ऐसा तो होता नहीं। निश्चित तौर पर कुछ लोग होंगे जो संरक्षण दे रहे होंगे, इससे कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन खादीधारी नेता संरक्षण देते खादीधारी नेता आप मेरे को बोल रहे हैं? नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है नेता संरक्षण देते हैं? नेता संरक्षण देते हैं या नहीं देते हैं, ये तो प्रमाण की बात है। देखिए, कोई भी चीज यहाँ पर आके बोल देना क्योंकि है, किसी भी प्रमाणित करने की बात है। मजबूत आदमी देता है, तभी इस तरह के लोग की हिम्मत होती है।
आपने अभी खुद कुछ देर पहले बोला कि यहाँ तो सालों से चलता चला आ रहा है, कोई ना कोई है जो करता चला आ रहा है, तो धनबाद के लिए तो कुछ नया नहीं है। मैं तो बीजेपी वालों से पूछना चाहती हूँ कि वो बताएं कि उनके टाइम में नहीं होता था तो क्या वो संरक्षण दे रहे थे जो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं? ये चलता रहेगा? नहीं, चलता नहीं रहेगा, चलना भी नहीं मतलब चाहिए। ये नेक्सस जो है, ये सारी चीजें, ये प्रशासन को थोड़ा और जो है कड़ा होना पड़ेगा, और इस नेक्सस बहुत बड़ा है जो जानकारी हमें है, क्योंकि अभी एक जानकारी मुझे मिली कि एक हाईवा पकड़ा गया और एक ही नंबर के 2 हाईवा, और कल इस बात को जो है रखा भी गया। तो अपने आप में सोचने की बात है कि 2 गाड़ियां निकलती हैं और एक ही नंबर की निकलती है, एक दूसरी जगह जाती है, एक दूसरी जगह जाती है, तो निश्चित तौर पर नेक्सस है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड। आरोप विपक्ष छोड़िए, मुझे लगता है मैं अभी हाल ही में धरना प्रदर्शन पर जो अपने जेएमएम के ही विधायक हैं, जो लोबिन हेम्ब्रम जी, हाँ, लोबिन हेम्ब्रम जी, उन्होंने एक तरह से तस्करी को लेकर बिल्कुल, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ये तो और सीधे सीधे सरकार पर आरोप लगाए, अपने ही नेता। तो ये अच्छी बात है कि हमें इतनी स्वतंत्रता सरकार को भी सकते हैं कि अगर कहीं गलत हो रहा है तो उस इसका पे मतलब ये गंभीर है, और ये स्थिति ऐसी है कि सत्ता पक्ष के विधायक परेशान है। आप भी कह रहे हैं निश्चित तौर पर हम भी लगातार शिकायत है इसकी। तो इसका शिकायत का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर हो रहा है, फिलहाल तो छापेमारी हो रही है। सिर्फ छापेमारी? नहीं, पकड़े भी जा रहे हैं। देखिए, जो नियम कानून है, हम भी चाहते हैं, हमें नियम कानून नहीं पता था, तो हमने पूछा कि भाई नियम कानून क्या है, आप पकड़ते हैं तो आप करते क्या हैं उसका। तो उन्होंने बताया कि मैम, जो मेजर मिनरल हैं उनके लिए अलग है कानून, जो माइनर मिनरल है उनके लिए अलग है कानून, और कानूनता हमें जो करना है, छापेमारी करनी है, उनको पकड़ना है, जब्त करना है, वो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन मामला जब कोर्ट चला जाता है तो वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। ठीक, एक आखिरी सवाल, झरिया से निकलकर, धनबाद से निकलकर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम पूछें, आपको लगता है कि झारखंड के विकास को लेकर जो बजट अभी जैसे आया है, एक रोड मैप आपको दिखता है कि झारखंड के विकास को लेकर हम सही दिशा में जा रहे हैं, या फिर यहाँ लंबोदर महतो जी थे कि विकास के मुद्दे पीछे छूट गए, वो कह रहे थे विकास के मुद्दे पीछे छूट गए, हम दूसरे मुद्दों की में उलझे हुए हैं, भाषा विवाद, स्थानीय नीति, खतियान, इन चीज़ों में उलझे हुए हैं? देखिए, ये सवाल तो सबसे पहले आजसू पार्टी से हैं। लंबोदर महतो जी पहले नहीं थे, लेकिन आजसू पार्टी से हैं, और आजसू पार्टी तो सरकार में रही पिछली बार। जिस भाषा विवाद को वो बोल रहे हैं, उनकी सरकार में वो थे उस समय, हिंदी को तब लाया गया था, आज वो उसके खिलाफ कर रहे हैं। विकास को लेकर हम सही दिशा में हैं, जा रहे हैं, सिर्फ ऐसा निश्चित तौर पर। देखिए, वित्त मंत्री जी ने जैसे अपने अभिभाषण में कहा कि भाई लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो सकती है तो 1 लाख करोड़ के बजट की बात क्यों नहीं की जा सकती है? हमेशा झारखंड को क्या गरीब ही दिखाना है? क्यों कोई विजनरी बजट नहीं पेश कर सकता? क्यों कोई गांव की बात नहीं कर सकता? तो इसमें समस्या कहाँ है? हाँ, निश्चित तौर पर खर्च करना है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इस पे सरकार का ध्यान जरूर होना चाहिए कि हम मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन जो है दिखा सकें। आज लोगों के हाथों में पेंशन जा रही है, एक ऐसी स्कीम है कि 5 तारीख तक आपके हाथ में पेंशन चली जाएगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है, गरीब अमीर होना नहीं है आपको उसके लिए, जो पहले बाध्यताएं थी उनको खत्म कर दिया गया है। राज्य सरकार ने खुद पर बोझ लिया है कि वो राशन कार्ड अतिरिक्त दे रही है। अब कुपोषण की जो एक समस्या, उसको देखते हुए उन्होंने जो है दाल भी देना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीजों को जो है मुझे लगता है समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़ी सी विजनरी है और यहाँ की जो परिस्थिति है उसको बदलने में हमारी सहायता करेंगे। बजट में धनबाद की उपेक्षा के आरोप लग रहे हैं, ये तो हमेशा होता है, ये तो मैं भी कहती हूँ। देखिए, बजट में मैं हमेशा मांग करती आई, लेकिन जब मैं जाती हूँ वहाँ पर तो बोले कि धनबाद के लिए आप बताइए, जो आप मांगती हैं एयरपोर्ट, वो हमारे हाथ में है नहीं, हम बहुत करेंगे तो ज़मीन उपलब्ध करवाएंगे, उसका प्रयास रहता है, कुछ ना कुछ रैयतों की समस्या रहती है लगातार, जिसकी वजह से नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो ऐसी चीजें हैं जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू करवाना चाहती हैं। पिछली बार सदन में मैंने भी इस बात को रखा था। सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने उपेक्षा कर दी। मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा है, मैं किसी भी की रहे हर चीज को आरोप नहीं माना जाता है, लेकिन सरकार किसी भी की रहे उपेक्षा होती है, धनबाद की, झरिया की, धनबाद की उपेक्षा होती है, ये आप कह रहे हैं? उपेक्षा नहीं, मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं कम दिया जाता है, हमें ज्यादा मिलना चाहिए, हमारा अधिकार ज्यादा है लेकिन हमें कम मिलता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई आपके पास तो डीएमएफटी इतना है, आपको अगर काम कराना है तो आप अपने डीएमएफटी से कराइए। जिस शहर में आप बोलिए कि जिस जिले में 850 करोड़ रुपए डीएमएफटी के पड़े होंगे, राज्य सरकार निश्चित तौर पर वहां कम इंटरेस्ट दिखाएगी। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, वो इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हर काम विभाग से नहीं होगा, आप लोकल तौर पे उपायुक्त के कार्यालय से भी उसको करवा सकते हैं।
आखिरी सवाल पूर्णिमा जी, महिला हैं आप और बिंदास और बेबाक बोलती हैं आप, आपके बारे में कहा जाता है कि बेबाक तरीके से आप बात रखती हैं, लेकिन इस बेबाकी के पीछे कोई ना कोई एक सहयोग होता है, किसका सहयोग मानते हैं आप? एक महिला सशक्तिकरण वैसे भी नहीं होता, जैसे कहा था पुरुष के पीछे महिला, तो एक सफल महिला के पीछे भी सहयोग मेरे परिवार के सभी लोग जी। और महिलाओं को लेकर क्या मानती है? झारखंड में पहले के मुकाबले एक सोच बदली है या अभी और बहुत बदलनी है, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि झारखंड जिस चीज के लिए बना, स्पेशली जनजातीय समुदाय के लिए, जब आप जनजातीय समुदाय को देखेंगे तो वहाँ महिला पुरुष में जो है फर्क नहीं होता। वो फर्क नहीं, उनके यहाँ बेटी होती है तो वो खुश होते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जिनको इस चीज से फर्क पड़ना है सीखना चाहिए कि ये बड़ी अच्छी चीज है। तो झारखंड में अगर आप देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में इतनी IAS ऑफिसर्स महिलाएं हैं, बच्चियां स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रही हैं, और बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं। आप छुटनी महतो जी का नाम लीजिए, डायन प्रथा के खिलाफ उतने सुदूर इलाके में उन्होंने लड़ना शुरू किया और पद्म भूषण लेकर आई हैं। तो ये सारे निश्चित तौर पर बदल रहा है और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर बदलेगा। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि पंचम विधानसभा में 10 महिलाएं, लगभग 10% से कुछ ज्यादा चुन कर गई हैं। तो निश्चित तौर पर अगर जनता हमें चुन रही है तो निश्चित तौर पर बदलाव हो रहा है, लोगों की मानसिकता बदल रही है। 2 डॉक्टर हैं, लेकिन पब्लिक के तौर पर हम चाहेंगे कुछ आपके सुझाव, सवाल कुछ भी हो, या पब्लिक से कुछ भी सुझाव, आपके सवाल पीडी भूषण साहब कोई सवाल आपके भी कोई? चलिए पूर्णिमा जी, आपको यानी 100% आपसे उम्मीदें हैं और आप उम्मीदें पूरा कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं चाहूंगा कि सम्मानित जी, इसी के साथ पूर्णिमा जी को सम्मानित किया जा रहा है शॉल से और मोमेंटो से। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुमित झा अपने हाथों से शॉल के साथ पूर्णिमा जी को सम्मानित कर रहे हैं। पूर्णिमा नीरज सिंह, माननीय विधायक झरिया